औलाद को सिखाया सबक। अरे भाग्यवान, आज उठना नहीं है क्या? देखो सुबह हो गई, पक्षी भी चहक रहे हैं। राम किशन जी ने अपनी पत्नी मनोरमा को जगाते हुए कहा। तो मनोरमा जी अचानक अपने पति की आवाज़ सुनकर झट से उठ खड़ी हुई और रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते रसोई की खिड़की खोलकर बाहर देखते हुए मनोरमा जी अपने पति राम किशन जी से बोली, लगता है रात भर बारिश हुई है। चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह भी नहा धोकर तैयार हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, रात भर बारिश बहुत हुई थी। क्या तुम घोड़े बेचकर सो रही थी जो तुम्हें पता नहीं चला? राम किशन जी ने हंसते हुए कहा। तभी मनोरमा जी चाय देते हुए बोली, अच्छा वह सब तो ठीक है जी, लेकिन आप वो किंग पर जाओगे तो संभल कर जाना, क्योंकि आज रास्ते में कीचड़ बहुत होगा, वरना कहीं फिसल कर गिर जाओगे तो मुझे चिंता रहेगी। अरे भाग्यवान, तुम तो डरपोक की डरपोक ही रहोगी। जब से शादी करके आए हो तब से ही डरती रहती हो कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन आज तक कुछ हुआ है क्या? चाय लेते हुए रामकिशन जी ने कहा। तो उनके पास बैठते हुए मनोरमा जी बोली, सुबह सुबह शुभ शुभ बोलो जी, परमात्मा ना करे कुछ भी हो। अच्छा ठीक है भाग्यवान, मैं संभल कर ही जाऊंगा, अब तो खुश हो ना? मनोरमा जी खिलखिलाकर हंस पड़ी। रामकिशन जी मनोरमा जी की हर बात मानते थे। उम्र के इस पड़ाव में उनके पास सब कुछ था, धन दौलत रुतबा, लेकिन उन सब चीज़ों से रामकिशन जी को अब विशेष लगाव नहीं था जितनी ज़रूरत उन्हें अपनी पत्नी मनोरमा की होती थी। खैर 6 बजे रामकिशन जी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए तो मनोरमा जी ने फिर से हिदायत देते हुए कहा, संभल कर जाना जी। हाँ हाँ, संभल कर जाऊंगा, अभी 2 कदम चलूंगा तो 2 लोग मिल जाएंगे, अगर फिसल भी गया तो उठाने के लिए बहुत लोग होंगे बाहर। निकलते हुए रामकिशन जी ने कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए जी, बुढ़ापे का इकलौता सहारा आप ही तो है मेरे। अपनी पत्नी की बात सुनकर रामकिशन जी हंसते हुए मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए और मनोरमा जी हॉल में आकर टीवी पर प्रवचन सुनने बैठ गई। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि लाइट चली गई। मनोरमा जी ने मुंह बनाया और सोचा, इस लाइट को भी अभी जाना था। वह उठकर खिड़की से झांकी तो हल्की सी धूप निकली थी। सोचने लगी कि मैं भी छत पर जाकर टहल आती हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। टीवी बंद करके मनोरमा जी ऊपर छत पर टहलने चली गई। थोड़ी देर टहलकर नीचे उतर ही रही थी कि तभी मनोरमा जी का सीढ़ियों से पैर फिसल गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी बाहर से दूध वाले ने आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर किसी की आवाज़ न आने पर वह खुद ही अंदर आ गया। आकर देखा तो सामने हॉल में मनोरमा जी बेहोश पड़ी हुई थी, उनके सर से खून बह रहा था। उसने दौड़कर आसपास के लोगों को बुलाया तो पास में रहने वाले शर्मा जी का लड़का रमेश जल्दी से रामकिशन जी को खोजने के लिए निकल गया। तभी सामने से उसे रामकिशन जी आते हुए दिखाई दिए। अंकल जी, आप जल्दी चलिए, शायद आंटी जी नीचे गिर गई है और उनके सर से खून बह रहा है, उनको अस्पताल लेकर जाना है। रामकिशन जी घबरा गए और जल्दी से बाइक के पीछे बैठ घर पहुंचे तो देखा कि घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी है। किसी भी परिस्थिति में रामकिशन जी इतने नर्वस नहीं हुए थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनका मन विचित्र सा हो गया था। वे सोच रहे थे कि मनोरमा जी को अच्छी खासी हंसते हुए छोड़कर गया था, फिर अचानक यह क्या हो गया, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वे झटके से बाइक से उतरे और मनोरमा जी के साथ एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल चले गए। एम्बुलेंस जाने के बाद पड़ोस के शर्मा जी की पत्नी वहाँ खड़े लोगों से बोली, अब घर की देखभाल करने के लिए तो कोई नहीं है, भाई साहब भी भाभी जी के साथ चले गए हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपने घर से ताला लाकर लगा देती हूँ, अब घर में कोई तो नहीं है। तो शर्मा जी बोले, हाँ तुम सही कह रही हो, अपने घर से ताला लाकर यहाँ पर लगा दो। तभी दूध वाले ने मैसेज शर्मा से कहा, रामकिशन जी का दूध आप ही को दे देता हूँ, वह अस्पताल से आएंगे तो आप उन्हें लौटा देना। हाँ ठीक है भैया, दूध हमारे घर पर ही दे दो शर्मा जी का, पत्नी ने कहा। उधर रामकिशन जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब डरने की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब बोले, अभी ट्रीटमेंट करके बताता हूँ, फिलहाल लगता है खून कुछ ज़्यादा ही बह गया है। घर में कोई नहीं था क्या जो इतना खून बह गया? तो रामकिशन जी बोले, हाँ साहब अकेली ही थी, कैसे सर में इतनी चोट आ गई, मैं भी घर में नहीं था, मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। मनोरमा जी घर में अकेली ही थी, वह दूध वाले ने देख लिया, वरना भगवान ही जाने क्या होता। डॉक्टर साहब बोले, ठीक है, अभी ग्लूकोज और खून की बोतल चढ़ती है, तब तक आप बाहर बैठिए।
तो रामकिशन जी एक लंबी सांस लेते हुए वहीं बाहर पड़ी एक बेंच पर गुमसुम से बैठ गए और आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करने लगे कि बस जल्दी से मनोरमा जी को होश आ जाए। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर कहा, मैडम को होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। तो रामकिशन जी को जान में जान आई। उन्होंने राहत की सांस ली और जल्दी से अंदर गया और मनोरमा जी की तरफ देखते हुए बोले, ठीक हो ना भाग्यवान? तो मनोरमा जी मुस्कुराकर आंखों के इशारों से हाँ बोल दिया। तभी डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, सीढ़ियों से गिरने की वजह से सर में थोड़ी चोट आ गई है, लेकिन अब ठीक है, शाम को आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। शाम को रामकिशन जी मनोरमा जी को लेकर घर आ गए। अगले दिन मनोरमा जी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी, कभी सोचा ही नहीं था कि यह दिन भी आएंगे, इस तरह बुढ़ापे में भी अकेला रहना पड़ेगा। सोचते सोचते मनोरमा जी की आंखें भर आई। वह वहाँ से उठी और अलमारी खोलकर अपने बचपन का एक एल्बम लेकर बैठ गई और अपने मम्मी पापा दादी की फ़ोटो देखने लगी। दादी की फ़ोटो जैसे उनकी आंखों के सामने आई तो उस फोटो पर अपने प्यार भरे हाथ फेरते हुए बोली, दादी आप कहाँ हो? देखो ना, अब मैं भी दादी बन गई हूँ, लेकिन शायद आपकी जितनी भाग्यवान नहीं हूँ। मेरे नाती पोता कोई मेरे साथ नहीं रहते। मनोरमा जी को अपनी दादी के साथ बिताया हुआ समय बहुत याद आ रहा था। कितनी अच्छी सहेली थी दादी उसकी। उस मोबाइल टीवी कुछ भी नहीं होता था उस समय। मनोरंजन का साधन तो दादा और दादी की कहानियाँ ही थे। मनोरमा जी यह सब सोच ही रही थी कि तभी पीठ थपथपाते हुए रामकिशन जी बोले, क्या हुआ, कहाँ खोई हो? तो मनोरमा जी एल्बम बंद करते हुए बोली, आप तो मेरा बहुत ख्याल रखते हो जी, लेकिन इस उम्र में बच्चे हमारे साथ होते तो बहुत अच्छा लगता। कभी कभी हमारी जिंदगी बहुत ही निराश लगती है। मनोरमा जी की आंखों से आंसू छलक आए। तो रामकिशन जी बोले, कहने को तो हमारे एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन साथ में कोई नहीं रहता। अपना सुख दुख हम लोगों को खुद ही मिलजुल कर काटना होगा। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी डोर बेल बजी। मनोरमा जी थोड़ा सर पका गई। इस समय कौन आया होगा? शायद उनकी बेटी सविता होगी या फिर उनका बेटा पंकज होगा। उन्हें सरप्राइज देने के लिए आए होंगे। यह सोचते ही जैसे उनके शरीर में जान सी आ गई। वह जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ भागी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर मनोरमा जी निराश हो गई, क्योंकि मोहल्ले का एक बच्चा बैल बजाकर चला गया था। वह निराश होकर वापस लौट आई तो रामकिशन जी बोले, क्या हुआ भाग्यवान, कौन था? अरे कोई नहीं, वह पड़ोस में रमेश का बच्चा बैल बजाकर भाग गया। काश हमारे नाती पोते भी हमारे पास होते तो हम भी उनके साथ बच्चे बनकर खेलते, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी आकर हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता। मनोरमा जी का दुख सुनकर रामकिशन जी चुप रह गए। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर रामकिशन जी बोले, छोड़ो ना भाग्यवान, ऐसी बातें मत करो। क्या कुछ नहीं है हमारे पास? घर द्वार, खेती बाड़ी, बेटा बेटी, सब कुछ तो है। तभी उनकी बात को बीच में ही काटते हुए मनोरमा जी बोली, अजी बच्चे तो है, लेकिन बच्चों के पास हमारे लिए समय ही कहाँ है? अरे भाग्यवान, तुम भी कैसी बातें करती हो? हमारे अकेले के बच्चे थोड़ी ना हमसे दूर रहते हैं। आजकल का तो माहौल ही ऐसा है कि रोटी के लिए बच्चों को देश विदेश में जाकर नौकरी करनी पड़ती है। अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, एक अकेले इंसान के कमाने से कुछ नहीं होता, और आजकल अच्छी नौकरी भी महानगरों में ही मिलती है। रामकिशन जी ने कहा तो मनोरमा जी बोली, सही कह रहे हैं आप। अब बेचारे बच्चे भी क्या करें, अपनी उन्नति के लिए उन्हें भी बाहर जाना ही पड़ता है। हाँ भाग्यवान, अब तुम निराश मत होना, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रामकिशन जी ने कहा। तभी उनका मोबाइल बज उठा। मनोरमा जी ने देखा तो बेटी सविता का फ़ोन था। यह देखकर मनोरमा जी के चेहरे पर एक आशा की चमक आ गई। हाँ सविता बेटा, कैसी हो? तुम कब आ रही हो? तो सविता ने कहा, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, अभी भैया से बात हुई है, हम दोनों संडे को आपके पास आ रहे हैं। अच्छा संडे को मतलब परसों? हाँ माँ परसों, बड़ी मुश्किल से अपना समय निकाल कर आपके पास आ रहे हैं। सविता ने कहा,
तो मनोरमा जी बोली, चलो ठीक है बेटा, जल्दी से आ जाओ। आप सबकी मुझे बहुत याद आ रही है। क्या माँ, आप तो जानती हो काम बहुत है, छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है। मैं तो जॉब के साथ साथ अपने घर की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हूँ। आपको समझना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको तो हमेशा बस मिलने की लगी रहती है। हाँ बेटी, मैं समझती हूँ। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं तो बस अपनी बात बता रही हूँ। मनोरमा जी ने कहा तो उनकी बेटी सविता बोली, माँ, आप तो अपनी बात बता रही हो, लेकिन हमें तो गिल्टी फील होती है ना। आप हमें क्यों नहीं समझती? चलो ठीक है, मैं कॉल रखती हूँ, फिर परसों आके आपसे बात करूँगी। कहकर सविता ने फ़ोन रख दिया तो पास ही बैठे रामकिशन जी बोले, अब तो आपकी बिटिया का भी फ़ोन आ गया है, अब तो खुश हो ना? हाँ जी, अब तो एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी अब पंकज के साथ ही चलेंगे और यह मकान किराए से उठा देंगे। परसों तक वह दोनों आ जाएंगे, तब तक हम उनके लिए कुछ मिठाई विठाई बना लेते हैं। कहते हुए मनोरमा जी वहाँ से उठकर रसोई घर में चली गई। जब से रामकिशन जी और मनोरमा जी ने अपने बच्चों के आने की खबर सुनी है, तभी से दोनों बच्चों के स्वागत की तैयारी में लगे हुए थे। उनके बेडरूम की भी साफ सफाई करके सुव्यवस्थित करवा चुके थे। उन्हें बस बच्चों के आने का इंतजार था। इंतजार की घड़ियां थी कि ख़त्म हो ही नहीं रही थी। एक एक मिनट एक एक घंटे के समान कट रहा था। मनोरमा जी कई बार गेट के बाहर सड़क तक जाती और देखकर वापस आ जाती। उन्हें बेचैन देखकर रामकिशन जी बोले, सब्र करो भाग्यवान, थोड़ी देर में बच्चे घर में ही आएंगे, कहीं बाहर तो रुक नहीं जाएंगे ना। आप अभी आराम से बैठो। तभी मनोरमा जी रामकिशन जी के पास बैठते हुए बोली कि थोड़ा पंकज के पास फ़ोन कीजिए ना, पूछते हैं वह कहाँ पहुँचा है। अभी रामकिशन जी ने फ़ोन उठाया ही था कि तभी घर के सामने ऑटो आकर रुका तो मनोरमा जी के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। वह जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर देखा तो उनकी बेटी सविता ऑटो वाले को मोबाइल से पैसे दे रही थी। तो मनोरमा जी लड़खड़ाते हुए दौड़कर सविता के पास पहुंची और बोली, बेटा नहीं है क्या, मैं दे दूं क्या? पैसे तो सविता ने कहा, हाँ दे दो, अगर 50 रुपये खुले हैं वो तो, वरना मैं मोबाइल से पे कर देती हूँ। तो मनोरमा जी वापस आकर रामकिशन जी से पैसे लेकर ऑटो वालों को दे दिए। तब तक सविता अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। तो मनोरमा जी ने कहा, बहुत थक गई हो बेटी, पानी लाऊं क्या? हाँ माँ, पूछ क्या रही हो, पानी तो पीना ही है। तो मनोरमा जी किचन से पानी लेकर आई। पानी पीकर सविता ने गिलास मनोरमा जी को पकड़ा दिया। तो मनोरमा जी ने कहा, बेटा कुछ खाएगी क्या? ढोकला मंगवाया है, थोड़ा सा खा लो। रामकिशन जी चुपचाप सब देख रहे थे कि मनोरमा जी कितना थक गई है। थकान उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बच्चों की खातिर अपनी हिम्मत नहीं हारी थी। तभी रामकिशन जी बोले, तुम बैठो भाग्यवान, मैं लेकर आता हूँ। ढोकला जब रामकिशन जी ढोकला लेकर वापस आए तो सविता ने खड़े होते हुए कहा, नहीं पापा, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं है। पहले मैं नहाऊंगी और फिर 2-4 घंटे सोऊंगी, उसके बाद ही कुछ खा पाऊंगी। यह देखकर दोनों दंपत्ति हक्के बक्के रह गए। तभी मनोरमा जी रामकिशन जी को समझाते हुए बोली, सही तो कह रही है बेचारी, बच्ची इतना लंबा सफ़र तय कर कर आई है तो थक गई होगी ना, आप इसे रख दो, बाद में खा लेगी। तो रामकिशन जी वापस आकर सोफे पर बैठ गए। बैठकर अपने बेटे के आने का इंतजार करने लगे। सुबह से भागदौड़ करते हुए उन दोनों का बूढ़ा शरीर भी थक चुका था। अंत में वह दोनों भी नींद के आगोश में चले गए। दरवाज़ा खोलो की आवाज़ से मनोरमा जी की नींद टूटी। वह जल्दी से हड़बड़ाकर खड़ी हुई। अरे पंकज आ गया क्या? मैं कैसे सो गई? बेचारा बच्चा कितना परेशान हो रहा है। रामकिशन जी की भी आंख लग गई थी। मनोरमा जी ने पहले रामकिशन जी को जगाया। अरे शिक्षक साहब, अब तो आप जाग जाइए, बेटा कब से दरवाजे पर खड़ा है, कहते हुए मनोरमा जी दरवाजे की तरफ। जैसे ही मनोरमा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े पंकज ने चिढ़ते हुए कहा, माँ मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा हूँ और आप सब यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो। कहते हुए पंकज अंदर आ गया। तो रामकिशन जी बोले, बेटा बूढ़ा शरीर है, दिन भर की भागदौड़ से थक गए थे, पता नहीं कैसे आंख लग गई।
तब तक पंकज थोड़ा शांत हो चुका था और अपने माँ बाप को गले से लगाकर बोला, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी इसलिए गुस्सा आ गया। तो मनोरमा जी ढोकला लेकर आई और बोली, यह लो बेटा, आपके लिए ही मंगवाए थे, अच्छे से पेट भरकर खा लो। ढोकले देखकर पंकज खुश हो गया। तब तक सविता भी आ गई थी। वह भी अपने भाई पंकज के साथ बैठकर ढोकले खाने लगी। तभी ढोकले खाते हुए पंकज बोला, और सुनाइए पापा, आप कैसे हैं? बस बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तुम्हारी माँ का अकेले अब इस घर में मन नहीं लगता, घर खाने को दौड़ता है, इसलिए इस बार हम दोनों भी आपके साथ ही चलेंगे। इतना सुनते ही सविता और पंकज एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रामकिशन और उनकी पत्नी बस मुस्कुरा कर रह गए। थोड़ी देर बाद रामकिशन जी अपने कमरे में आराम करने चले गए तो उनके जाते ही सविता बोल पड़ी, ओहो भैया, मुझसे तो कोई आशा मत रखना कि मैं मम्मी पापा को अपने साथ लेकर जाने वाली हूँ और ना ही मम्मी पापा का कुछ करने वाली हूँ। मेरे भी अपने घर द्वार है। मेरे पति क्या सोचेंगे कि अपने माँ बाप को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया। वैसे भी माँ पापा ने मेरे लिए किया ही क्या है। बचपन में 10 साल की उम्र में ही मुझे हॉस्टल भेज दिया था। तभी पंकज बोल उठा, तो मुझे कौन सा मम्मी पापा ने अपने पास रखकर पढ़ाया था, मुझे भी तो हॉस्टल भेज दिया था। और वैसे भी तुम अपनी भाभी रवीना का स्वभाव तो जानती हो, वह तो बच्चे भी पैदा नहीं कर रही है। जब वह अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है तो ऐसे में माँ पिताजी की जिम्मेदारी वह कैसे उठाएगी। मैं भी माँ पिताजी को अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए हम दोनों को मिलकर कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। तभी सविता बोली, क्यों ना हम माँ पिताजी को किसी बढ़िया से वृद्धाश्रम में रख दे, जहाँ पर उन्हें उनके जैसे लोग भी मिलेंगे और वो सुरक्षित भी रहेंगे। वैसे भी हर इंसान को अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, तो माँ पिताजी को भी अच्छा ही लगेगा। तब पंकज बोला, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आज हम माँ पिताजी को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वरना अभी से माहौल खराब हो जाएगा। दोनों भाई बहन अपनी बातों में मस्त थे, लेकिन पीछे खड़ी मनोरमा जी उनकी सारी बातें सुन चुकी थी। वह दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गई और वह समझ गई थी कि अब उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। वह अपने कमरे में जाकर निढाल बैठ गई। तभी रामकिशन जी मनोरमा जी को देखकर घबरा गए और बोले, क्या हुआ भाग्यवान, बच्चों ने कुछ कहा है क्या? तो मनोरमा जी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने रोते हुए अपने बच्चों की सारी बातें रामकिशन जी को बता दी। अपने नालायक बच्चों की हरकतें सुनकर रामकिशन जी बोले, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, बच्चे अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त और मस्त हो गए हैं कि माँ बाप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आजकल के बदलते माहौल में हर चीज़ बदल रही है, इंसान स्वार्थी होता जा रहा है, आपसी रिश्तों के प्रति भावनाएं खत्म होती जा रही है। तभी मनोरमा जी ने कहा, ये जी आज तक तो यही सुनती आई थी कि बुढ़ापे में बेटे बहू अपने माँ बाप से नफरत करते हैं, लेकिन क्या एक बेटी भी अपने माँ बाप से नफरत कर सकती है? यह मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे हम क्या बेटी के पास जा रहे थे जो उसने भी हमें वृद्धाश्रम भेजने की सोच लिया। जब अपनी बेटी खोटी हो तो दूसरे के घर से आई हुई बेटी को क्या दोष दे। अपनी बेटी से मैंने यह उम्मीद कभी नहीं लगाई थी। कहते कहते मनोरमा जी फूट फूट कर रोने लगी। अपनी पत्नी का यह दुख रामकिशन जी से देखा नहीं जा रहा था। वे मन ही मन सोचने लगे कि बच्चों को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, भाग्यवान, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे देख नहीं रही हो, तुम 3 दिन से अपने बच्चों से मिलने के लिए कैसे मरी जा रही थी, और बच्चे हमारे पास आकर हमारे पास भी नहीं है। उन्हें अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं देने वाला, क्योंकि जब हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं तो हमारी संपत्ति पर भी उनका कोई अधिकार नहीं है। अगली सुबह होते ही पंकज अपने पिता के पास आकर बोला, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ इस घर को बेच देते हैं। आप दोनों की भी उम्र हो चली है, इसलिए अब आपको वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। वहाँ अपनी हम उम्र लोगों के साथ रहोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। तभी सविता भी बोली, हाँ पिताजी, भैया सही कह रहे हैं, अगर आप वृद्धाश्रम में चले जाएंगे
तो हम भी यह मकान बेचकर निश्चिंत होकर चले जाएंगे। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए आप। तभी रामकिशन जी चिल्लाते हुए बोले, अरे हम तुम्हारी किसी भी बात को नहीं समझेंगे। हम लोग वृद्धाश्रम किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। जब हमें दूसरों के सहारे ही जीना है तो आश्रम क्यों जाए। हमारे घर जो बाई आती है वह भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। हम जीते जी इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। रही बात हमारी संपत्ति की, तो इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तक तुम लोग हमारी देखभाल दूसरों पर थोप रहे हो तो हमारी संपत्ति पर भी तुम्हारा हक कैसे हो सकता है। तुम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ जाओ, बस हमारी आंखों से जल्दी दूर हो जाओ। रामकिशन जी का दो टूक जवाब सुनकर पंकज और सविता दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी पंकज शांत होते हुए बोला, अच्छा पिताजी, हम तो आपके भले की ही बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपको हमारी बात इतनी ही बुरी लग गई तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर तो बच्चों का ही हक होता है। हाँ बेटा, सही कहा तुमने, लेकिन जब माँ बाप की जिम्मेदारी वृद्धाश्रम वाले उठाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी वृद्धाश्रम में ही जाएगी। उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और अब मैं आगे आपको कोई सफाई नहीं देना चाहता हूँ, इसलिए तुम दोनों चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, वरना तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। पिता का गुस्सा देखकर सविता पैर पटकते हुए अपने माँ पिताजी से बिना कुछ बोले ही दनदनाते हुए वहाँ से चली गई। तो पंकज भी क्रोधित होकर आंखें फेरते हुए वहाँ से चला गया। अब रह गए दोनों बुजुर्ग दंपत्ति, जो अपने दोनों बच्चों को जाते हुए एकटक देख रहे थे। पर आज उनके दिल में एक सुकून था कि चलो बच्चों की काली करतूतें उन्हें समय रहते पता चल गई, वरना बाद में पछताते रहते। तभी रामकिशन जी ने मनोरमा जी की तरफ देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ भाग्यवान, तुम इन बच्चों के लिए रो रही हो जो अपने माँ बाप को ही वृद्धाश्रम भेजने की सोच बैठे थे। तभी मनोरमा जी ने अपनों आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं जी, मुझे तो बस यही दुख है कि क्या इसी दिन के लिए हमने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया था कि वह बड़े होकर अपने माँ बाप को ही बोझ समझ बैठे। तो रामकिशन जी ने कहा, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हम यह सोच लेंगे कि हमारे बच्चे कभी थे ही नहीं। कहते हुए रामकिशन जी ने उन्हें सोफे पर बिठाया और उसी दिन से उन्होंने अपने लिए एक फुल टाइम मेड रख ली और दोनों बुजुर्ग दंपत्ति खुशी खुशी रहने लगे। उन दोनों ने अपनी सारी संपत्ति अनाथालय में रह रहे बुजुर्गों के लिए दान कर दी। जब इसका पता उनके बेटा बेटी को चला तो उन दोनों ने बहुत हाथ पैर पकड़े, परंतु रामकिशन जी अब कहाँ मानने वाले थे। उसने उन दोनों को अपने घर से बाहर निकल जाने को कहा और अपना चेहरा ना दिखाने के लिए बोला। दोनों भाई बहन को बहुत पछताना पड़ रहा था, जबकि रामकिशन जी और उनकी पत्नी अब आराम से जिंदगी बिता रहे थे। अब उन्हें अपने बच्चों पर कोई अफसोस नहीं था। अफसोस था तो सिर्फ इस चीज़ का कि उन्होंने कैसी औलाद को जन्म दिया था। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? यह कहानी मात्र एक कहानी नहीं, बल्कि आज के समाज की सच्चाई है जो हर बड़े बुजुर्ग माता पिता के साथ बीत रही है। तो इस कहानी में रामकिशन जी ने अपने बच्चों के साथ सही किया या गलत, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक सुना।